बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा रहता था, पर वह लड़कियों से बहुत नफरत करता था। उसे लड़कियां फूटी आग भी नहीं भाती थी। एक दिन उसकी रानी गर्भवती हुई। यह सुनकर राजा तो बहुत खुश हुआ, पर उसने अपनी रानी से बोला, अगर तुम्हें लड़का हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा, पर अगर लड़की हुई तो उसे जिंदा ही दफना देना। और अगर तुमने उस लड़की को रखा तो मैं उस लड़की के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा दफना दूंगा। यह सुनकर तो रानी बहुत डर गई। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और रानी के प्रसव का समय भी निकट आ गया। लेकिन प्रसव का समय आने से पहले ही राजा को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। पर जाने से पहले उसने अपनी रानी से फिर से बोला, अगर लड़का हुआ तभी उसे रखना, और अगर लड़की हुई तो उसे जिंदा दफना देना। यह बात बोलकर राजा चला गया। कुछ दिन बाद रानी के प्रसव का समय आ गया और रानी ने एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। रानी उस कन्या को देखकर तो बहुत घबरा गई कि राजा ने कहा था अगर लड़की हुई तो उसे दफना देना। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपने पुत्री को दफनाना नहीं चाहती। तभी रानी का प्रसव जिसने करवाया था उसे दासी ने कहा, महारानी, आप चिंता मत करिए। मैं लोगों को दिखाने के लिए इस बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊंगी, लेकिन मैं इसे दफनाऊंगी नहीं। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी और अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। बस आप इसकी जरूरत का सामान मेरे घर भिजवाते रहना। रानी को यह बात ठीक लगी और उसने दासी को बहुत सारे धन दौलत दिए और दासी उस बच्ची को लेकर वहां से चली गई। सारे गांव वालों को यही लगा कि दाई ने उस बच्चे को दफना दिया है, पर वह तो उसे अपने घर ले गई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। जब राजा वापस लौटे और उन्हें इस बात का पता लगा तो राजा बहुत खुश हुए कि उस लड़की को दफना दिया गया है। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और रानी फिर से गर्भवती हुई। इस पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। यह सुनकर राजा तो बहुत खुश हुए। उसने पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटी। यह सब देखकर रानी को अपनी बेटी की याद आ रही थी कि अगर मेरी बेटी मेरे पास होती तो वह कितनी खुश होती अपने भाई को देखकर। रानी अपनी बेटी से मिलने कभी कभी चले जाती थी और वह उसे देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि रानी की बेटी बहुत ही सुंदर थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की जवान होने लगी। इधर उसका भाई भी बड़ा होने लगा। दोनों के बीच साल भर का ही अंतर था। एक दिन रानी राजा से बोली, महाराज, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, हम अपने बेटे का विवाह अपनी पसंद की लड़की के साथ करवाएंगे। एक दिन राजा नगर से जा रहे थे और उसकी बेटी भी दाई के साथ सामने से आ रही थी और राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ गई, क्योंकि वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने ऐसी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। फिर वह अपने महल लौटता है और रानी से बोलता है, आज मैंने बहुत ही सुंदर लड़की को देखा और मैं उसी के साथ अपने बेटे का विवाह कराऊंगा। रानी ने पूछा, आपने वह लड़की कहाँ देखी और वह कौन है? तब राजा ने बोला, जो हमारी दाई है उसी के घर पे रहती है। तब रानी समझ गई, वह और कोई नहीं हमारी ही बेटी है और राजा अपनी ही बेटी का विवाह अपने बेटे के साथ करवाना चाहते हैं। रानी यह सुनकर घबरा गई, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। राजा ने विवाह का प्रस्ताव उस दाई के घर भिजवा दिया और जब दाई को इस बात का पता लगा कि वह इसी के भाई के साथ इसका विवाह करवाना चाहते हैं, तो दाई ने इनकार कर दिया और बोली, आज के बाद मेरे घर में कोई रिश्ता लेकर मत आना, क्योंकि राजा और हमारा कोई मेल ही नहीं है। राजा को जब यह पता लगा कि दाई ने इनकार कर दिया है, तो उसने उस दाई को अपने महल में बुलवाया और खूब मार पड़वाई। उस दाई को इतनी मार पड़ी कि वह बेसुध हो गई और उसने गुस्से में आकर राजा को वह सत्य बता दिया जो उसे नहीं बताना चाहिए था। उसने बोला, तुझे पता है मूर्ख, तू जिस लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करना चाहता है वह कौन है?
वह और कोई नहीं, तेरी ही बेटी है, जिससे तू अपने बेटे का विवाह करना चाहता है। कहीं तूने भाई बहन का विवाह होते देखा है? राजा ने जब यह हकीकत जानी तो बहुत डर गया कि मैं यह क्या अनर्थ करने जा रहा था, पर वह गुस्से में भी बहुत था। उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि जा, अपनी बहन को जंगल में ले जा और वहां जाकर कहीं मार देना और सबूत के लिए उसकी आंखें और खून ले आना, जिससे मुझे यह यकीन हो जाए कि वह मर चुकी है। राजकुमार ने पहली बार अपनी बहन को देखा था। उसे देखकर उसका मन ना हुआ कि वह उसे मार दे। वह अपनी बहन से गले लगा और खूब रोया। फिर वह उसे जंगल में ले गया और उससे सारी बात बताई। बहन, तू यहाँ से अभी भाग जा, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगा। पर उसकी बहन ने बोला, नहीं भैया, आप मुझे मार डालो, मेरी आंखें और खून ले जाकर पिताजी को दिखा देना, वरना वह तुम्हें भी मार देंगे। राजकुमार ने अपनी बहन को बहुत समझाया। आखिरकार उसकी बहन मान गई। उसके बाद उसके भाई ने एक हिरन का शिकार किया। उसकी आंखें निकालकर और थोड़ा खून लेकर अपने पिताजी के पास चला गया और उसे आंखें और खून दिखाई। फिर राजा को भी यह विश्वास हो गया कि वह लड़की सचमुच मर चुकी है। फिर रानी ने अपने बेटे से पूछा, क्या सच में तूने अपनी बहन को मार दिया? तब उसके बेटे ने जवाब दिया, नहीं माँ, मैंने तो उसे भगा दिया है और पिताजी को यकीन दिलाने के लिए मैंने एक हिरन का शिकार किया और उसकी आंखें और खून लाकर पिताजी को दिखा दी। उधर वह लड़की जंगल में रहने लगी, फल फूल तोड़कर खाने लगी। बेचारी कभी पेड़ पर चढ़कर बैठी रहती, कभी झाड़ियों में सोती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब तो उसके कपड़े भी फटने लगे थे। एक दिन एक राजा जा रहा था। थकान के कारण वह पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। इस पेड़ पर ही वह लड़की भी बैठी हुई थी। अब तो उसके शरीर के कपड़े भी फट चुके थे। उसने कुछ पत्ते तोड़कर अपने शरीर पर बांध लिए। राजकुमार उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। लेटे लेटे उसे वह पेड़ पर लड़की दिखाई दी। तब राजा ने बोला, तुम जो भी हो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तब वह लड़की बोली, राजकुमार, मैं पास ही के राज्य के राजा की लड़की हूँ, पर मेरे शरीर पर अभी कोई कपड़े नहीं हैं। अगर आपके पास कोई चादर हो तो आप ऊपर फेंक दे, मैं उसे लपेट कर नीचे आ जाऊंगी। फिर राजा ने एक चादर ऊपर फेंक दी और लड़की उसे लपेट कर नीचे आ गई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो वह देखता ही रह गया और उसने बोला, क्या तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलोगी, मेरे साथ विवाह करोगी? लड़की बेसहारा थी और जंगल में ही भटक रही थी, इसलिए वह राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। राजकुमार उस लड़की को अपने साथ अपने राज्य ले गए और उसके साथ विवाह कर लिया। फिर वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। एक साल के बाद रानी ने बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। तब राजा ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? लेकिन रानी ने बात टाल दी और राजा फिर से वह बात भूल गए। कुछ साल बाद रानी ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। राजा ने फिर से वह सवाल पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आई थी? लेकिन रानी ने उस वक्त भी कोई जवाब नहीं दिया। टालते टालते तीसरा बेटा भी हो गया। अब तो मैं रानी की सच्चाई जानकर ही रहूँगा। राजा ने रानी पर बहुत दबाव डाला कि वह सच्चाई बता दे और आखिरकार रानी को सच्चाई बतानी ही पड़ी। रानी की बातें सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इसमें इसकी क्या गलती थी जो तुमने इसके साथ ऐसा किया। रानी तो बहुत घबरा गई और बोली, महाराज, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, मुझे अपने पिता के घर नहीं जाना। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर लेकर ही जाऊंगा। रानी बहुत डर गई थी कि मेरे पिताजी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
जाने का समय भी तय हो गया, पर राजा को उस समय कुछ जरूरी काम आ गया। राजा ने रानी के साथ राजमंत्री, राजगुरु और अपने विश्वसनीय मित्र को भेज दिया और बोला, मैं चौथे पड़ाव पर तुझसे आकर मिलूंगा और साथ ही तुम्हारे पिता से मिलने चलूंगा। रानी डरते डरते अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब पहला पड़ाव आया तो सैनिकों ने तंबू लगवाया। रानी के तंबू के पास एक और तंबू लगवाया गया। तब रानी ने सैनिकों से पूछा, यह तंबू किसके लिए लगाया गया है? तब सैनिकों ने बोला, यह मंत्री जी का तंबू है। यह सुनकर तो रानी को गुस्सा आया और वह मंत्री के पास गई और बोली, आपकी इतनी हिम्मत, आपने हमारे तंबू के पास अपना तंबू लगाया। महारानी, महाराज ने आपकी देखभाल के लिए हमें भेजा है, इसीलिए हमें आपके पास ही तंबू लगवाना पड़ा। रानी कुछ ना बोली और अपने तंबू में चली गई। पता नहीं क्यों रानी को सुबह से ही राजमंत्री पर कुछ शक हो रहा था। जब आधी रात हुई तो वह राजमंत्री रानी के तंबू में आ गया। रानी तो मंत्री को देखकर घबरा गई और बोली, तेरा इतना दुस्साहस कि तू मेरे तंबू में घुस आया। मंत्री को रानी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बुरी नीयत के साथ तंबू में आ गया था और रानी के साथ कुछ दुष्कर्म करना चाहता था। रानी ने अपने बड़े बेटे को आगे किया और बोला, मंत्री, तुम्हें इसकी सौगंध, अगर तुम मेरे नजदीक आए तो। पर मंत्री ने एक ना सुनी। उसके सर पर तो हैवानियत सवार थी। उसने तलवार निकाली और उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी तो डर गई और वह समझ गई कि यह मंत्री आज मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर रानी ने दिमाग चलाया और बोला, देखो मंत्री, मैं एक पवित्र स्त्री हूँ और मैंने मंगलसूत्र पहना है। मैं अगर इसे बाहर फेंक दूँ तो तुम उसके बाद जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मंत्री ने रानी को मंगलसूत्र फेंकने की इजाज़त दे दी और रानी बाहर निकल गई और भागते भागते जंगल जा पहुंची। झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गई। उधर मंत्री रानी का इंतजार करता रहा, पर रानी वापस नहीं लौटी। मंत्री को बहुत गुस्सा आया और वह रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर वह रानी उसे कहीं ना मिली। फिर मंत्री उस तंबू में लौट आया और रानी के बेटे की लाश को कहीं गाड़ दिया। फिर अपने तंबू में जाकर सो गया। इधर सुबह होने वाली थी और रानी भी अपने तंबू में वापस आ गई और वहां अपने बेटे की लाश ना पाकर रोने लगी। सुबह होते ही वह सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगी। दूसरा पड़ाव आया तो तंबू फिर से लगवाया गया। रानी के तंबू के पास अब राजगुरु का तंबू लगवाया गया। रानी समझ गई कि आज की रात भी काली होने वाली है। वह रात को सोई नहीं और चुपचाप अपने तंबू में बैठ गई। जब आधी रात हुई तो राजगुरु भी रानी के तंबू में जा पहुंचा। राजगुरु को देखते ही रानी खड़ी हो गई और बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजगुरु होते हुए भी मेरे तंबू में आ गए और मेरे साथ कुकर्म करना चाहते हो। पर राजगुरु के सर पर भी हैवानियत सवार थी। वह सिर्फ रानी को एकटक निहारे जा रहा था। तब रानी ने अपने दूसरे बेटे को राजगुरु के सामने खड़ा कर दिया और आज राजगुरु ने भी वही किया। उसके बेटे का सर धड़ से अलग कर दिया। रानी अपने दूसरे बेटे को भी खोकर तड़प गई, पर रानी को अपनी इज्जत भी बचानी थी। रानी ने फिर से वही कहा, मैं एक पवित्र स्त्री हूँ और मैंने मंगलसूत्र पहना हुआ है और मैंने मंगलसूत्र धारण किया है। अगर मैं ऐसे उतार दूँ तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो, पर जब तक यह मंगलसूत्र मेरे गले पर है तब तक मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। राजगुरु ने मंगलसूत्र उतारने की इजाज़त दे दी और रानी वहाँ से भी भाग गई। रानी भागते भागते बहुत दूर निकल गई थी और पूरी तरह थक गई थी। इधर राजगुरु रानी का इंतज़ार कर रहा था, पर रानी तो वापस नहीं आई। राजगुरु भी रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, पर रानी कहीं न मिली।
फिर वह वापस तंबू में लौट आया और उसने उसके बेटे की लाश कहीं दफना दी और जाकर अपने तंबू में सो गया। सुबह होते ही रानी अपने तंबू में आ गई और अपने बेटे की लाश वहां ना पाकर समझ गई कि राजगुरु ने भी उसके बेटे की लाश कहीं दफना दी है। तीसरा पहर आया तो फिर से तंबू लगवाया गया। अब रानी के पास राजा के विश्वसनीय मित्र का तंबू लगाया गया। तब रानी समझ गई कि आज की रात भी काली होने वाली है। ना जाने आज मैं अपनी लाश कैसे बचाऊंगी। रात में रानी अपने छोटे से बच्चे को सुलाने लगी, पर उसे चिंता भी यही थी कि आधी रात होते ही राजा के विश्वसनीय मित्र तंबू में आ जाएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ। राजा का विश्वसनीय मित्र भी तंबू में आ गया। उसे देखकर रानी बोलने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे तंबू में चले आए। पर वह कहाँ सुनने वाला। वह लगातार रानी की ओर बढ़े जा रहा था। रानी ने अपने छोटे से बच्चे को आगे किया और बोला, तुम्हें मेरे छोटे बेटे की कसम, अगर मेरे पास आए तो। लेकिन वह नहीं माना। उसने भी उसके छोटे से बच्चे को मार दिया। रानी समझ गई कि इसके सर पर भी भूत सवार है, यह नहीं मानने वाला, और बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारे मित्र की पत्नी। मेरे गले में तुम्हारे मित्र के नाम का मंगलसूत्र है। जब तक मैं इसे उतार नहीं देती तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। बातों ही बातों में वह मौका पाकर वहां से भाग गई और जाकर एक दरिया के पास चली गई। रानी के 3 बच्चे मर चुके थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राजा मिलेंगे तो वह क्या कहेगी। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस दरिया में कूदकर अपनी जान दे दूं। यह सोचकर वह दरिया में कूद गई और बहते बहते कहीं दूर निकल गई। सुबह नदी के किनारे 5 धोबी भाई कपड़े धो रहे थे। उन्होंने रानी को बहते हुए देखा और उसे बाहर निकाल लिया। सभी रानी की सुंदरता देखकर मोहित हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे। या रानी मेरी है, दूसरा बोलता, या रानी मेरी है। उन लोगों को कोई सुझाव ना मिला तो वे लोग अपने पिता के पास चले गए। पिता ने जब इतनी सुंदर स्त्री देखी तो वह समझ गया कि यह कहीं की रानी होगी और मेरे 5 बेटों में से कोई भी रानी के लायक नहीं है। उसने अपनी बेटी को समझाया, देखो, तुम लोगों की कोई बहन नहीं है तो तुम लोग इसे ही अपनी बहन मान लो और इसकी रक्षा करो। सारे भाइयों ने अपने पिता की बात मान ली और उसे अपनी बहन बना लिया। अब तो रानी अपने 5 भाइयों के साथ रहने लगी। कुछ दिन बाद उसे पता लगा कि वह अपने पिता के राज्य में आ गई है। रानी को पता था कि उसके पिता को कहानी सुनने का शौक है। तब रानी ने अपने भाइयों से कहा, भाई, तुम लोग महाराज को यह बता दो कि मेरी बहन बहुत अच्छी कहानी सुनाती है। फिर मैं वहां जाकर कहानी सुनाया करूंगी और तुम लोगों की आमदनी होगी। सारे भाइयों ने यह खबर राजा तक पहुंचा दी और राजा को भी कहानी सुनने की इच्छा हुई। रानी महल में आ गई और उसने अपने सामने एक पर्दा डलवाया और राजा को नई नई कहानी सुनाने लगी और राजा उसे खूब धन देते। अब तो रानी के 5 भाइयों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वे बैठे बैठे घर में आराम करते। इधर रानी का पति अपने विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु से मिला। अपनी पत्नी और बच्चे को उनके साथ ना पाकर चौंक गया और वह पूछने लगा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहाँ हैं। तीनों ने मिलकर पहले से ही योजना बना रखी थी और बोला, राजा साहब, आपकी पत्नी एक डायन थी और उसने अपने 3 बच्चों को खा लिया और पता नहीं कहाँ चली गई। राजा को उन लोगों पर विश्वास नहीं हुआ, पर उन्हें सच बताने वाला कोई था भी नहीं। राजा ने सोचा, जब वे अपनी पत्नी के राज्य आ चुके हैं तो वह उसके पिता से जरूर मिलेंगे और पूछेंगे कि उसने अपने पुत्री को क्यों मरवाया। यह सोचकर वह अपने ससुर से मिलने के लिए चला गया। रोज की तरह रानी अपने पिता को कहानी सुनाने आई थी। उसने देखा उसका पति भी वहीं था और उसके साथ उसका विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु भी वहां थे।
रानी ने सोचा, इससे अच्छा मौका मुझे कहीं नहीं मिलेगा अपनी सच्चाई बताने का। तभी रानी ने कहा, राजा साहब, आज मैं बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर किसी को कहीं भी जाना है तो वह हो आवे। कहानी के बीच अगर कोई उठता है तो मैं कभी भी कहानी नहीं सुनाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा, नहीं, कहानी के बीच कोई नहीं उठेगा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। उसने दरबार में बोल दिया, अगर किसी को कुछ काम है तो अभी हो आए, कहानी के बीच कोई नहीं उठेगा। सारे लोग रानी की कहानी सुनने के लिए बैठ गए। रानी ने कहानी शुरू की कि एक राजा था। वह लड़कियों से नफरत करता था। जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई तो उसने अपनी रानी से कह दिया कि अगर लड़की हुई तो दफना देना। इसी बीच राजा को कुछ काम आ गया और महल छोड़कर बाहर जाना पड़ा। रानी ने अपनी बेटी को जन्म दिया और उसे अपनी दाई के घर भिजवा दिया। दाई ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। इस बार रानी ने दूसरी बार एक लड़के को जन्म दिया। ऐसे ही समय बीत गया और दोनों बड़े हो गए। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री को देख लिया और अपने पुत्र के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। जब राजा ने यह कहानी सुनी तो वह समझ गया, अरे यह तो मेरी बेटी की ही कहानी है। राजा अब बदल चुका था। वह जानता था कि उसने अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा किया है, उस पर बहुत अत्याचार किए, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था क्योंकि वह मर चुकी है। तब राजा ने कहा, इस कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। कहानी आधी हुई तो रानी का पति भी चौंक गया, अरे यह तो मेरी पत्नी की कहानी है। अब तो उसका पति भी कहानी बहुत ध्यान से सुनने लगा और उसने कुछ धन उस लड़की की तरफ फेंक दिए और बोला, कहानी को बीच में मत रोकना, मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। अब तो रानी आगे की कहानी सुनने लगी कि उसका विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु ने उसके साथ कितना गलत किया और उसके तीनों बच्चों को भी मार दिया। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत उन तीनों को वहीं पकड़वा दिया। कहानी सुनते ही राजा अपनी राजगद्दी से खड़ा हो गया और उसने अपनी बेटी का घूंघट हटा दिया और वह अपनी बेटी को देखकर चौंक गया और उससे माफ़ी मांगने लगा। बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और अब मैं पश्चाताप के आंसू में जल रहा हूँ कि मैंने तेरे साथ इतना गलत किया। इधर रानी का पति भी आ गया और उसे जिंदा देखकर गले लगा लिया। राजा ने अपने विश्वसनीय मित्र राजमंत्री और राजगुरु को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और रानी अपने पिता की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ अपने राज्य को लौट गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।